टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 में, अब है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सा मेथड होता है, कौन सी उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है, और उसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो हम देखेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 4 की सीरीज को और पढ़ते हैं आवेशन की विधियां। ठीक है, तो आवेशन की पहली विधि जो हमारे पास है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन में, कि इसमें क्या होता है, तो उचित पदार्थ। अब प्रॉपर सब्सटेंस का मतलब क्या है, प्रॉपर सब्सटेंस या उचित पदार्थ का मतलब है कि हमें तो ऐसे पदार्थ लेने हैं जिसमें से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन दे सके और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ले सके। जैसे अगर मैं सपोज करूं, मैं स्केल को स्केल से घर्षण करूं या घर्षित करूं तो कोई चार्ज नहीं आने वाला, पर अगर मैं स्केल को बाल से रगड़ूं तो स्केल पर चार्ज जरूर आएगा। तो हम क्या लेंगे, दो उचित पदार्थों को जब आपस में घर्षित किया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेशन की जो विधि होती है वो कौन सी कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो हमने क्या किया, दो उचित पदार्थ लिए, दो उचित पदार्थ, दो उचित पदार्थ को मैंने क्या किया, घर्षण किया, घर्षित किया। तो घर्षित करने पर एक वस्तु पर तो क्या आ गया, एक वस्तु पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और दूसरी वस्तु पर क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब इलेक्ट्रॉन की कमी जिस पे आई है उस वस्तु पर तो क्या आएगा, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिस वस्तु पर आई है उस वस्तु पर क्या आएगा, ऋणावेश। चलिए इस टॉपिक को हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, हमारा जो उदाहरण है वो देखते हैं क्या है, कि हमने क्या लिया, एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़ ली। उस कांच की छड़ को हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से फिक्सित मतलब घर्षण किया, रेशम का कपड़ा लिया, इस कपड़े से हमने क्या किया, घर्षित किया। तो घर्षित करने पर क्या होगा, कि जो कांच की छड़ थी, कांच की छड़ जो थी वो तो क्या होगी, धनावेशित होगी, और जो रेशम का कपड़ा जो था, रेशम का कपड़ा वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहली बात कि जब घर्षित करते हैं वो पदार्थ को, तो दोनों पदार्थों पर जो आवेश विपरीत प्रकृति के आते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो कांच की छड़ है, कांच की छड़, तो मैं Q पॉजिटिव और ब्रैकेट में लिखता हूं कांच, इसका मतलब क्या है, कांच की छड़ पर उपस्थित धनावेश वो किसके बराबर होगा, Q नेगेटिव रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन जो होते हैं उनका स्थानांतरण इस विधि में नहीं होता। वापस वही कंसेप्ट है, प्रोटॉन प्रबल बंध से क्या होते हैं, बंधित होते हैं। अब आवेशन की सेकंड विधि जो होती है वो होती है स्पर्श द्वारा आवेशन। तो चलते हैं उस विधि के अंदर, स्पर्श द्वारा आवेशन। अब इस विधि में क्या कंसेप्ट है, कि किसी भी उदासीन गोले को, किसी भी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श करवाकर आवेशित करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाती है। तो मेन उद्देश्य क्या है, स्पर्श द्वारा हम इसको स्पर्श करवा के क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। किसको, स्पर्श द्वारा किसको करेंगे, उदासीन वस्तु को, उदासीन वस्तु को हम क्या करेंगे, स्पर्श करके क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। किससे स्पर्श करेंगे, वो देख लो, हम आवेशित वस्तु से क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, आवेशित वस्तु से स्पर्श करेंगे। इसी को भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जो है वो एक अच्छा टॉपिक है, समझना है इस उदाहरण के बारे में। सपोज करो मेरे पास एक गोला है ए, ये गोला ए, और गोले ए पर जो आवेश आ रखा है वो कौन सा है, मैंने मान लिया धनावेश है। इस गोले ए पर जो धनावेश है उसको पृथ्वी में ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस गोले पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, इस गोले पे, गोले को कुछ अलग स्टैंड पर रख देंगे। अब इस गोले के पास हम क्या लेके आएंगे, एक उदासीन गोला लेके आएंगे जिसको हमें क्या करना है, आवेशित करना है। ठीक है, ठीक है।
तो हमने क्या किया, एक उदासीन जो गोला था, कुचालक स्टैंड था, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कुचालक स्टैंड उदासीन गोला, ये हमारे पास केस फर्स्ट। केस सेकंड में हमने क्या किया, इन दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करवाया। केस सेकंड में जब हम इन दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करवाएंगे तो गोला फर्स्ट, ये स्पेयर सेकंड, हमने क्या किया, इसको स्पर्श करवा दिया। केस सेकंड में जब इन दोनों गोले को मैंने स्पर्श करवाया तो स्पर्श करवाने पर क्या हुआ कि गोले ए पर, ये मैं कह देता हूँ गोला ए है, ये गोला बी है, तो गोले ए पर जो चार्ज था वो गोले बी पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया। और ये डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों गोले का विभवांतर जो है वो क्या नहीं हो जाए, बराबर ना हो जाए। अब ये विभवांतर क्या होता है, आने वाली लेक्चर सीरीज के अंदर जब लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे हम, तो विभवांतर वहां आएगा, ठीक है, वहां और डीप से पढ़ेंगे। आप इतने ध्यान रखो विभवांतर। तो इसका तो एक मेन चीज है कि आगे चले हमें, अब हमने क्या किया, इन गोले को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये गोला ए था, ये गोला बी था, तो गोला जो बी है वो अब क्या हो गया था, पहले जो उदासीन था वो अब आवेशित हो चुका है, वो भी किसके द्वारा, एक आवेशित गोले के स्पर्श द्वारा, इसलिए हमने इसे क्या बोला, स्पर्श द्वारा आवेशन बोला। अब यहाँ पर जो टॉपिक है, समझने वाली बात यह है कि इस वस्तु पे कितना चार्ज आएगा, जो उदासीन गोला है वो कितना आवेशित वस्तु ग्रहण कर सकती है। तो उदासीन वस्तु, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं एक बार के लिए, उदासीन वस्तु के दो, चाहे गोला के दो, उदासीन वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होगा वो गोले के या वस्तु के, गोला नहीं होगा, वस्तु के आकार के क्या होती है, समानुपाती है। जितना बड़ा उस वस्तु का आकार होगा वो उतनी ही बड़ी क्या करेगी, तो उतना ही ज्यादा क्या करेगी, आवेश को ग्रहण करेगी। और ये जो ग्रहण करने की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, धारिता से रिलेटेड है। इसका अध्ययन हम आने वाले लेक्चर सीरीज के अंदर लेसन नंबर 4 में करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे समझने वाली चीज है, इसका जो स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु, इस स्पर्श बिंदु पर क्या हुआ है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। विधि दो तीसरी हमारे पास है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, सुनना मेरी बात को, कि किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से बिना स्पर्श करवाए आवेशित करने की जो विधि होती है वो कौन से कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। देखो इसका नाम जो है प्रेरण, प्रेरण मतलब हमें टच नहीं करवाना, उसको प्रेरित करना आवेशित करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिना स्पर्श आवेशन जो होता है ना वो नॉर्मली क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। सिंपल शॉर्ट स्वीट में यही चीज, ठीक है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जो हमारे पास लेंगे वो देखते हैं। देखो एग्जाम्पल ही इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल से ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पिछले ईयर में पूछा गया कि आप एक उदासीन गोले को धनावेशित या ऋणावेशित कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसी के आधार पर हम इस टॉपिक बेस को लेकर चलेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक उदासीन गोला है, ये गोला हमारे पास क्या है, उदासीन है। ये हमारे पास एक गोला है, वो गोला भी क्या है, उदासीन है। इस गोले को मुझे क्या करना है, धनावेशित करना है। धनावेशित और ऋणावेशित करने के लिए जिन छड़ों की आवश्यकता होगी उन छड़ों का विवरण मैंने लेक्चर नंबर 2 में कर दिया है। आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद में आपको हमें धनावेशित करना है। तो गोले ए को हमें धनावेशित करने के लिए हम इस गोले की जो लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है, गोले ए की लेफ्ट साइड पर हम क्या लाएंगे, एक एबोनेट की छड़ लेके आएंगे। तो देखो सेकंड फर्स्ट हमारे पास गोला था, उस गोले की हमने लेफ्ट साइड में क्या लेके आए, एबोनेट की छड़ लेके। तो ये हमारे पास था गोला, इस गोले के लेफ्ट साइड में हमने क्या लिए, एक एबोनेट की छड़। वो किससे रगड़ी हुई थी, बिल्ली की खाल से रगड़ी थी। तो बिल्ली की खाल के रगड़ने से एबोनेट की छड़ पर क्या आ गया था, ऋणावेशित आ गया था। तो ऋणावेश आने के बाद जो इस गोले पर उदासीन गोले का जो धनावेश था वो तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ चुका है, और जो ऋणावेश था वो क्या आ गया हमारे पास, राइट साइड में आ गया ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है। अब इस गोले का जो राइट साइड का जो पार्ट है, पोर्शन दिखा दे, तो राइट साइड के अगर पोर्शन से मैं अगर ऋणावेश हटा दूं तो ऋणावेश हटाने के बाद ये गोला क्या हो सकता है, धनावेशित हो सकता है। तो राइट साइड पर ऋणावेश हटाने के लिए हमें इस एबोनेट की छड़ की उपस्थिति में इसको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड को ग्राउंडेड करना पड़ेगा।
जो केस नंबर सेकंड था, स्थिति सेकंड के बाद थर्ड में आएंगे। तो थर्ड के अंदर क्या हम करेंगे कि जो इस गोला जो था हमारे पास, इस गोले के राइट साइड को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। इस गोले के राइट साइड को मैंने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो गोले के जब राइट साइड को भू संपर्कित किया, तो भू संपर्कित करने पर ये जो ऋणावेश था वो इस गोले के द्वारा, सॉरी इस ग्राउंडेड के द्वारा उदासीन कर दिया गया। अभी ये जो छड़ है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। छड़ हटने पर ये धनावेश भी पृथ्वी द्वारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में अंदर हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम इस ग्राउंड को हटा लेंगे और ग्राउंड को हटाने के बाद इस छड़ को भी हटा लिया जाएगा। तो जब हम फोर्थ स्थिति देखी जाए, तो फोर्थ स्थिति में हमने क्या किया, इस गोले की ग्राउंड को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये हमारे पास है और इस गोले की जो ग्राउंड है उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो गोले के ग्राउंड को हटाने पर जो धनावेश था वो इधर था, और फिफ्थ केस में हम इस छड़ को भी हटा लेंगे और छड़ को हटाने पर ये जो धनावेश था वो संपूर्ण गोले में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, चलिए देखते हैं वो। तो हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में जो उदासीन गोले पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, हम उसके बारे में देखते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में उदासीन गोले पर आवेश, उदासीन गोले पर जो आवेश मैंने मान लिया कि Q है, तो ये जो Q आवेश होगा वो कितना होगा, Q डैश ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन R। ये जो Q डैश है वो क्या है, एबोनेट की छड़ पर, किस पर चार्ज है, एबोनाइट की छड़ पर आवेश है, छड़ पर आवेश की मात्रा। ठीक है। Q डैश तो मैं पता है, Q जो है वो उदासीन गोले पर उपस्थित आवेश, सॉरी उदासीन गोले पर जो आवेश आया गया है वो है, और एप्सिलॉन R जो है वो क्या है, गोले का परावैद्युतांक, गोले का आवेश। वीडियो के बाद हम इन दो न्यूमेरिकलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो कह रहा है कि 250 ग्राम जल में धन और ऋण आवेश की मात्रा बतानी है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में गिवन क्या दे रखा है, वो गिवन दे रखा है स्मॉल एम दे रखा है कितना, 250 ग्राम। ठीक है। और जो हमारे पास जो अणुभार होता है, ये तो हमारे पास क्या है, एक बोल सकते हो ग्राम में मात्रा, और जो H2O, क्योंकि जल है, जल के लिए हमारा क्या आता है, H2O, और H2O का अणुभार M जो होता है वो क्या होता है, अणुभार, और H2O का अणुभार आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के लिए 8 दूनी 16 होता है, और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1। चूंकि हमने हाइड्रोजन की तरह रखे हैं 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना देगा 2, तो 16, 2 कितना देगा 18। ये हमें गिवन के अंदर दे रखा है। टू फाइंड आउट हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, Q नेगेटिव और Q पॉजिटिव जो कितने हैं, वो हमें इस चीज के बारे में फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इसके लिए मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो 250 ग्राम जल में कितने H2O के परमाणु है, सबसे पहले हमें उस चीज के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, 250 ग्राम H2O में H2O के मोल, और जो मोल का फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, ग्राम में मात्रा बटे कितना होता है अणुभार। तो यहाँ पे जो ग्राम में मात्रा है वो कितनी दे रखी है 250 ग्राम, और इसको जो अणुभार है वो कितना दे रखा है 18। सोल्व करने पर इसका आंसर जो आता है वो 13.88 आता है। ठीक है, अब हमारे पास इतने इसके क्या हो गए मोल। ठीक है, तो इतने मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है हम पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो H2O में इलेक्ट्रॉन की
संख्या। H2 में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 2 तो हाइड्रोजन के पास है और 8 किसके पास है, इसके इलेक्ट्रॉन संख्या। तो 2 और प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 10। तो 13.8 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले हम वो देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 13.8 मोल H2O में, 13.8 मोल H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 138.8। ठीक है, देखो यहां जो कंसेप्ट अभी चल रहा है वो मोल में ही चल रहा है। तो मैं अब इस चीज को सॉल्व करना चाहता हूं कि मुझे पता है कि एक फेराडे जो होता है, एक फेराडे, इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बता रखा है। आप लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देखिए ताकि आप पता चले कि एक फेराडे का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक फेराडे पर आवेश कितना होता है, 96,500 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे एक फेराडे जो है वो मीन क्या है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। रियल में ये क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश। तो अगर 96,500 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 250 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे कि 250 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या बोल सकता हूं आवेश। तो जो आवेश है वो कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 138.8 जो आ रखा है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई लगाऊंगा, 96,500 से। जब हम इसको गुणा करते, एक बार के लिए गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर जो इसका आंसर आ रहा है वो एक बार देख लो कितना आ रहा है, 0.277 और कितना आता है 8। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कूलम में है। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आगे पीछे लेने पर 3.4 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात सुनना, मैंने दशमलव के बाद 2 अंक ले रखे हैं। हमारा जो आंसर है वो बुक में कुछ अलग दे रखा है और यहाँ पे कुछ अलग आया। इसका मेन रीजन क्या है कि एक्चुअल में एक फेराडे में जो चार्ज होता है वो 96,500 कूलम नहीं होता, वो थोड़ा सा कम होता है। इस आंसर के डिफेक्ट जो है वो इसी के कारण आया। यहाँ पे इतना कूलम चार्ज क्या आया, इतना तो उसके ऊपर आवेश है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। तो पॉजिटिव बराबर कितना होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव कितना होगा 3.4 इंटू 10 की बात है 7 कूलम। ये हमारे पास इसका क्या गया आंसर। देखते हैं हम इस द्वितीय प्रश्न के बारे में। सेकंड प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को कितना आवेशित किया जाए कि उसका द्रव्यमान में क्या हो जाए, 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाए। तो चेंज जो मास है, द्रव्यमान में जो वृद्धि है वो 9.1 नैनोग्राम। तो देखो 9.1 तो पहले मैं लिख देता हूँ, ये 9.1 नैनो में कितना होता है 10 की पावर -9, ग्राम में कितना होता है 10 की पावर -3। तो सोल्व करने पे कितना आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -12 kg। ये हमारे पास केजी में आ चुका है। और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो फिजिक्स में होगी उनमें हम सारी प्रॉब्लम्स के अंदर जो द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में लेंगे, लंबाई जो होगी वो मीटर में लेंगे, और समय जो होगा वो सेकंड में लिया जाएगा। ठीक है, टू फाइंड आउट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक पहला और ये दूसरा। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी। पहला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन, वस्तु को दिया गया इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब यहाँ एक चीज सुना मेरी बात को, यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो मैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया, इसकी क्वांटीकरण पढ़ा था, और क्वांटीकरण में हमने कुछ सूत्र के बारे में पढ़ा था। आप पहले अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो डेल्टा एम का सूत्र जो होता है वो कितना होता है, n इंटू स्मॉल एम ई। तो यहाँ से हम क्या निकाले, n बराबर कितना होगा डेल्टा m अपॉन कैपिटल M अपॉन में कितना आ जाएगा m ई। पता है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा m जो है वो कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन में नीचे कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। 31 9.1 से 9.1 कर देगा, और 31 जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। ठीक है, अब दूसरा है आवेश का मान। तो हमें क्वांटिकल सिद्धांत से पढ़ा है, आवेश का मान Q बराबर कितना होता है ne। तो Q बराबर अगर ne है तो यहाँ पर n कितना है 10 की पावर 19, 10 की पावर 19, और e कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब अगर इसको यहाँ से -19 और +19 काट दे तो कितना बचेगा हमारे पास 1.6 कूलम उस वस्तु पर क्या है, आवेश है। अब अगला टॉपिक देखा जाए हमारे पास कि
ये चीज होगी। और हमें पूछा है कि वस्तु की आवेश की प्रकृति क्या है, आवेश की प्रकृति। तो आवेश की जो प्रकृति है वो क्वेश्चन से क्वेश्चन को देखने पता चल जाता है कि इतना आवेशित किया जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन दिए गए, इलेक्ट्रॉन देने पर क्या हो जाती है, वस्तु पर क्या आता है, ऋणावेशित। तो वस्तु पर आवेश जो होगा वो कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। ठीक है।